तो मान लीजिए कि मौसम बदलते ही हमें अपनी पूरी की पूरी अलमारी के कपड़े बदलने पड़े, मतलब गर्मियों के लिए एकदम अलग वार्डरोब और सर्दियों के लिए कुछ और। आज के इस डीप डाइव में मैं आपका होस्ट हूं और हम हिमाचल प्रदेश के जिस डेटा और रिसर्च पर चर्चा कर रहे हैं ना, उसे देखकर लिटरली कुछ ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, और मैं आज की आपकी एक्सपर्ट हूँ। और ये जो आपने अलमारी वाली बात कही ना, ये एकदम सटीक है, क्योंकि पहाड़ों की भूमि कहे जाने वाले इस राज्य में तो पूरी की पूरी राजधानियां ही मौसम के हिसाब से बदल जाती हैं। मतलब गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ किसी प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं होता है। इसके पीछे का जो भूगोल है वो बहुत पेचीदा है। अगर हम इस राज्य के नक्शे को देखें, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पैक्ड है। तो यहाँ की भौगोलिक विविधता इतनी ज्यादा है कि एक ही समय में अलग अलग हिस्सों में मौसम बिल्कुल अलग होता है। हमारा आज का मकसद यही समझना है कि कैसे हिमाचल के पहाड़ और नदियाँ वहाँ के मौसम से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। मैंने इस डेटा में देखा कि वहाँ महान हिमालय, पीर पंजाल और धौलाधार जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और रियो पुरजिल जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और इंद्रासन जैसी चोटियों का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही शानदार पहाड़ है। लेकिन मुझे जो चीज़ पूरी तरह से समझ नहीं आई वो है नदियों का जाल। मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना, ये सब इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं। इन नदियों और उन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना खुद का कोई पावर ग्रिड बना रखा है। अरे, वो पावर ग्रिड वाली उपमा बहुत अच्छी है। इसके काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। तो होता क्या है कि ये जो बर्फीली चोटियां हैं ना, ये विशाल प्राकृतिक वाटर टावर की तरह बर्ताव करती हैं। अच्छा, वाटर टावर। हाँ, जब बर्फ पिघलती है तो ढलान की वजह से पानी बहुत तेज गति से नीचे आता है। ये जो तेज बहाव है, यही वो गुरुत्वाकर्षण है जो डैम के टरबाइन को घुमाता है और बिजली पैदा करता है। ओह, मतलब ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक तरह से लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से ये नदियां न सिर्फ राज्य में सिंचाई और पीने का पानी देती हैं, बल्कि बाहर के राज्यों को भी ऊर्जा भेजती हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर ये नदियां बाहर के राज्यों के लिए बिजली बना रही हैं और वहां बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा है? हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि रिसर्च में चीड़, देवदार और ओक के घने जंगलों का जिक्र है, जहां स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग और हिमालयन ब्लैक बियर जैसे जानवर रहते हैं। इतने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर से तो इस पूरी इकोलॉजी को, मतलब वन्य जीवों को खतरा होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी कश्मकश है आज के समय में। एक तरफ ये नाजुक इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ विकास की जरूरत। पहाड़ों और नदियों ने जो ढलान और पानी दिया, उसने इस पर्यावरण को बनाया। सही बात है। लेकिन अब उसी पानी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हो रहा है। तो दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था से याद आया, इस डेटा में मनाली और कुल्लू जैसी जगहों का जिक्र है, जहां पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी चीजें होती हैं। इसे पढ़कर तो लगता है जैसे ये पूरा राज्य एक रियल लाइफ एडवेंचर थीम पार्क बन चुका है। हाँ, टूरिज्म वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा है। पर मेरा सवाल ये है कि इस आधुनिक पर्यटन की चकाचौंध में वहाँ की जो मूल पारंपरिक संस्कृति है, उसका क्या होता है? क्या वो सिर्फ पर्यटकों को लुभाने का एक दिखावा बन के नहीं रह गई है? बाहर से देखने पे ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वहाँ की जो संस्कृति है वो इस कठिन पहाड़ी जीवन शैली का सीधा नतीजा है। वो कैसे? उदाहरण के लिए वहाँ का पारंपरिक पहनावा और नाटी लोक नृत्य। ये नृत्य सिर्फ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ ऑक्सीजन कम होती है ना, वहाँ बहुत तेज उछल कूद वाले डांस नहीं किए जा सकते। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, इसीलिए नाटी के स्टेप्स बहुत नपे तुले और रिदमिक होते हैं, ताकि शरीर की ऊर्जा बची रहे। इसी तरह वहाँ की जो भारी ऊनी कपड़े हैं और जो खास तरीके के मंदिर हैं, वो वहाँ की कड़ाके की ठंड से बचने का सदियों पुराना उपाय है। ओह, यानी वहाँ की संस्कृति असल में वहाँ के भूगोल के हिसाब से खुद को ढालने का एक सर्वाइवल तरीका है। ये बहुत ही दिलचस्प है। और क्या यही चीज वहाँ की रोजी रोटी पर भी लागू होती है? 100%। ये ढलान और ठंडी जलवायु सिर्फ पर्यटन को नहीं खींचती, बल्कि यही वो कारण है जिससे वहाँ सेब के इतने बड़े बड़े बागान पनप पाए। एप्पल ऑर्चर्ड्स। हाइड्रो पावर, सब कुछ सीधा वहाँ की जमीन की ऊंचाई और मौसम से तय होता है।
तो इस पूरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश महज छुट्टियां बिताने या बर्फ देखने वाली जगह नहीं है। ये एक ऐसा जीता जागता सिस्टम है जहां विशाल पहाड़, तेज नदियां, सेब के बागान और बिजली प्रोजेक्ट्स आपस में जुड़कर एक बहुत ही अनूठी और जीवंत संस्कृति को चला रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में यही बात एक बहुत ही गंभीर सवाल भी खड़ा करती है हम सबके सोचने के लिए। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि अगर बर्फबारी और ये नदियां ही इस राज्य की राजधानियों से लेकर यहाँ के जंगलों, सेब के बागानों और पूरे पहचान को तय करती हैं, तो भविष्य में पहाड़ों पर होने वाला जलवायु परिवर्तन क्या असर डालेगा? अगर बर्फ के जमने और पिघलने का ये पूरा चक्र ही बदल जाए, तो क्या पहाड़ों की इस भूमि का मूल अस्तित्व ही हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।